नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार सिंडिकेट कटमनी को लेकर जो अहम खुलासे बार बार हो रहे हैं, इसको लेकर अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ममता बनर्जी के खुद के ही भतीजे के ऊपर यानी कि अभिषेक बनर्जी पर जो आरोप लगातार लगते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी लगातार उगाही का काम कर रहे थे। और इसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं पवन त्यागी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। तो जिस तरीके से सर लगातार पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, चुनाव चल रहा है, 2 चरण के चुनाव वहां पर हो चुके हैं, और अब जिस तरीके से जो ऑडियो टेप वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर कटमनी सिंडिकेट को लेकर अहम खुलासे यहां पर होते हुए दिखाई पड़े, तो सर क्या लगता है कि अब जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का नाम यहां पर सामने आ रहा है, क्या लगता है कि अब हवा किस और बहने वाली, और क्या कुछ असर अब इस सिंडिकेट कटमनी के खुलासों का पश्चिम बंगाल में होने वाला है? देखिए, अभी तक ये हमने सुना था चुनावी सभाओं में, मोदी जी के मंच से या अमित शाह जी की रैली में, वो इस शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी सरकार आएगी तो कटमनी, टोलाबाजी और सिंडिकेट को हम खत्म करेंगे। लेकिन आम आदमी इन शब्दों से अनजान था कि ये शब्द आखिरकार हैं क्या। और पश्चिम बंगाल में भी मैं बताऊंगा आपको कि जो शहर हैं वहां ये शब्द ज्यादा चलता था। ग्रामीण अंचल में लोगों को जानकारी इसकी नहीं थी कि कोई कटमनी चीज है या कोई सिंडिकेट है। इंटीरियर गांव में नहीं थी, लेकिन जो गांव शहर से लगते हुए हैं वो इन चीजों से त्रस्त थे। अब इस ऑडियो टेप के आने से पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को ये मैसेज पता लगा है, ये गया है एक मैसेज कि ममता बनर्जी की देखरेख में बाकायदा, क्योंकि उसका भतीजा अगर कोई काम कर रहा है तो आपको बताऊं, जो अभी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए हैं, उन्होंने बताया है कि कई सारे मंत्रियों ने और शुभेंदु अधिकारी ने खुद ये शिकायत की थी कि आपका भतीजा इस तरह से सिंडिकेट चला रहा है, टोलाबाजी कटमनी कर रहा है, वो पैसों की उगाही कर रहा है और मंत्रालयों में दखल दे रहा है। तो ममता बनर्जी कोई बात सुनती नहीं थी। नहीं सुनने का मतलब है भतीजे को तवज्जो देना। इसका मतलब भतीजा जो पैसे उगा रहा है वो ममता बनर्जी की नॉलेज में था, वरना वो कार्रवाई करती अगर शुभेंदु अधिकारी जैसा कोई मंत्री कंप्लेंट कर रहा है। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी या किसी भी मंत्री के कहने से कोई कार्रवाई भतीजे के खिलाफ नहीं करी, बल्कि उल्टा कहा कि जिस भी मंत्री ने शिकायत की उसी को डांट मार दी। कोई पुलिस अधिकारी अगर कंप्लेंट कर रहा है कि साहब आपका भतीजा हमसे पैसे मांग रहा है, तो उसके खिलाफ भी उल्टा कार्रवाई कर दी। तो इन सब चीजों को बीजेपी वाले हमेशा हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन अब जो ऑडियो टेप आया है तो ये आम जनता को भी पता लगा है कि किस तरह से जो टीएमसी के लोग हैं, सिंडिकेट माने उसी को बिचौलिया बना दिया, और जो भी कोई मकान बनाएगा अब उसी से सामान खरीदना है, और वो 100 रुपए की चीज को 120-130 में देगा। वो जो 20-30 रुपए का कमीशन है ये कुछ अपने पास रखेगा, बाकी 45 से 50 करोड़ रुपया पर मंथ उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी के जरिए वो मुख्यमंत्री तक जरूर जाता होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री इस पे कार्रवाई जरूर करती। इन सब से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त थी कि ये टोलाबाजी, कटमनी और ये कमीशन ये देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी भी सता रहे थे बहुत बहुत बुरी तरह, कोई सुनवाई नहीं थी, और इसलिए सब उम्मीद कर रहे थे कि ये बदलाव करना जरूरी है। तो बीजेपी अभी तक 200 प्लस का नारा दे रही थी, अब हमें लग रहा है कि ये 250 प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये पता लग रहा है कि एक भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि पुलिस में, प्रशासन में, मार्केट में, यहां तक कि मकान बनाने में आप सोचिए कि कोई आदमी अपनी गाड़ी कमाई से मकान बनाता है और उसमें उसको घटिया सामग्री मिले और वो कमीशन देना पड़े टीएमसी के गुंडों को। और अभी तक लोग सोच रहे थे टीएमसी के गुंडे उनसे उगाही कर रहे हैं, लेकिन अब इस ऑडियो टेप से जो पता लगा है कि ये जो गुंडे थे लोकल, ये तो उगाही करके अभिषेक बनर्जी को दे रहे थे। और अभिषेक बनर्जी से अगर पूछा जाए, उसका नार्को टेस्ट कर दें, तो वो बताएगा कि ये तो मैं अपनी बुआ जी को दे रहा था। तो ये सारा मिली भगत से चल रहा था। जनता परेशान थी, मंत्री लोग परेशान थे, टीएमसी के लोगों की, गुंडों की सुनवाई थी, वहां शरीफ आदमियों की सुनवाई नहीं थी। क्यों नहीं अब ममता बनर्जी इस पर कोई जवाब देती दिखाई पड़ रही है? हालांकि लगातार तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए जरूर दिखाई पड़ रही है कि हम बंगाल को गुजरात नहीं होने देंगे, और जिस तरीके से नंदीग्राम में जो बवाल हुआ था उसको लेकर तमाम आरोप लगा रही थी कि बिहारी और यूपी के लोग वहां पर आए थे, उन्होंने हुड़दंग मचाया था। लेकिन अब जब वक्त है जनता को जवाब देने का इस सिंडिकेट कटमनी के मामले पर, तो क्यों अब ममता बनर्जी खामोश दिखाई पड़ रही है? जब उनके भतीजे का नाम सामने आया तब
देखो, भतीजे पर सवाल जब भी उठे, ममता बनर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि ये पूरे पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी के पीछे उनका भतीजा ही खड़ा था। ममता बनर्जी अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भतीजा एक एजेंट की तरह छोड़ा हुआ था और सारी पावर उसको थी कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय के जितने भी अधिकारी हैं उनको डायरेक्ट हुक्म देता था, पुलिस के बड़े अधिकारियों को आदेश देता था, प्रशासन में बैठे हुए लोगों से उगाही करता था। तो ममता बनर्जी तो कोई जवाब देगी नहीं, क्योंकि उसके पास जवाब है नहीं। और अब सरकार जा ही रही है। अब बीजेपी को जो थोड़ा सा लग रहा था इससे इतनी बढ़त मिलेगी कि अब सीटों में इजाफा होने वाला है, और अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे थोड़े बहुत के टीएमसी की तरफ झुकाव था, या ऐसा समझिए बीजेपी के समर्थक नहीं थे, अब उनको भी उम्मीद बंधी है कि बीजेपी ही उनका उद्धार कर सकती है। जैसे अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त किया है उन्होंने प्रशासन शासन को, ये बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी करेगी। तो सर लगभग ये माना जाए कि अब की बार जिस तरीके से अभी तक जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे 200 प्लस तक सीटें दिखा रहे थे बीजेपी को, लेकिन अब ये लगभग तय माना जाए कि अब कम से कम 220 से ज्यादा सीट बीजेपी लेकर आएगी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लगभग ये तय मान रहे हैं अब। बिल्कुल, देखो, अब अभी तक ममता बनर्जी ने खुद एक दिन बयान दिया है, जब दूसरे फेज का चुनाव हुआ था उसके बाद उसने बाकायदा अपने लोगों को बिठाया था, टीएमसी के लोगों को, और उसका बयान आया था कि बीजेपी हमारे लोगों को जो जीत जाएंगे उनको बीजेपी में शामिल कर लेगी। यानी उसको अभी से ये एहसास होने लगा कि टीएमसी के लोग जो टीएमसी के टिकट पे जीतेंगे वो भी टीएमसी में रहेंगे नहीं। तो इसी तरह से आपको बता रहा हूं 200 प्लस के करीब तो बीजेपी के रहेंगे, और टीएमसी के लोग भी जब ये देखेंगे ना सरकार तो बीजेपी बना रही है, तो कम से कम एक माना जा रहा है कि 25-30 करीब एमएलए ममता बनर्जी को छोड़कर इधर आ जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के टीएमसी में रहने का मतलब है फिर वही भतीजे के अंडर में रहना। तो ऐसा कोई चाहेगा नहीं कि जीतने के बाद, विधायक होने के बाद भी किसी एक छोटी सी उम्र के भतीजे के वो शोषण का शिकार हों। बीजेपी में जबकि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है और इसलिए सब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ममता बनर्जी का बयान इसी को संकेत देता है। और इस समय आपने जैसे कहा 230, तो वो वास्तव में 250 से ऊपर की संख्या बीजेपी के पास हो जाएगी। तो क्या कहा जाए, क्या बड़ा कारण माना जाए इसके पीछे की लगातार ममता बनर्जी हालांकि अब तक अपने आप को शांडिल्य गोत्र की बता रही थी, लेकिन अब जब उन्हें ये महसूस हो रहा है 2 चरणों के चुनाव के बाद कि उनकी जमीन अब पूरी तरीके से हिल चुकी है, तो अब वो लगातार माइनॉरिटी के पास जा रही है और उन्हें बोल रही है कि उन्हें वोट दें और अपने वोटों का विभाजन ना करें। इसका क्या मतलब समझा जाए? देखो, ममता बनर्जी ने एक ड्रामा किया था जो राहुल और प्रियंका भी करते हैं, और पहले वो कांग्रेस में ही थी। इस तरह का हमने देखा है, राहुल गांधी भी कोट के ऊपर, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहा था, जनेऊधारी ब्राह्मण बन रहा था। हालांकि उसकी माता और पिता और सबका अगर पता करें तो क्या निकलेगा। इसी तरह प्रियंका भी गंगा जी में स्नान कर रही थी बनारस जाकर। ये सब ड्रामेबाज हैं जो चुनावी मौसम में अपनी ड्रेस बदलते हैं, जैसे लोग गिरगिट बोल देते हैं, ये गिरगिट को भी मात देने वाले हैं। गिरगिट कम से कम कलर बदलता है, ये ड्रेस बदलते हैं। तो ममता बनर्जी एक समय तो ये कह रही थी कि गाय का मांस खाना मेरा जो है मुझे सम्मान है और मुझे इसका अधिकार है। फिर वो ब्राह्मण बन गई, शांडिल्य बन गई। असली रूप ये है कि वो मुसलमानों की ही तुष्टीकरण की नीति 10 साल से चला रही है। अभी भी उसको बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही प्यारे हैं। फिर से वो वही चंडी पाठ छोड़कर अब मंच से वो हिजाब पूरा पहनकर वो देखना आपको कि वो जो है कलमा पढ़ती हुई नजर आएगी। और फिर वही वो जो उन्होंने अपील की है कि सभी अल्पसंख्यक एक हो जाओ, मतलब उनको लग रहा है कि यार वो हिंदू बनने चली थी, हिंदू तो साथ आए नहीं, कम से कम मुसलमानों को साथ साझ लो। लेकिन अब उनके हाथ से चीज निकल चुकी है, मुसलमान भी उनके हाथ से गए और हिंदू तो उनकी पोल खुली चुकी है। वो सब समझ रहे हैं कि नंदीग्राम में उसने ड्रामा किया था। इतनी बड़ी ड्रामेबाज समझिए कि नंदीग्राम में कार से पैर उसका कार के दरवाजे में आया है, सबने वीडियो देखा और उसका आरोप लगा दिया यूपी बिहार के लोगों पे। तो ऐसी महिला जो अपने वोटरों को ही बदनाम कर रही है, वो पश्चिम बंगाल में किसको बख्श देगी? और इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग सब समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी ये ड्रामेबाजी कर रही है, ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, इसको केवल और केवल इस देश के विरोध में काम करना है। सीए लागू नहीं होने दूंगी ऐसा कह रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसको वही प्यारे हैं। तो उसकी पोल खुल चुकी है और अब अगले चरण जो 6 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें आप देखना मुसलमान भी उसको वोट नहीं देंगे और हिंदू वोट तो वो ले ही नहीं पाएगी, कितना ही चंडी पाठ कर ले। और अब तो वो मुस्लिमों से जो अपील की है
इसमें जिन हिंदुओं ने 2 चरण के चुनाव में थोड़ा बहुत वोट उसको दिया भी है, वो भी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि यार हम तो बेवकूफ बन गए, हम सोच रहे थे ये तो हिंदू है, सांडिल्य है, तो हमने कुछ वोट दे दिया था, ये हमें मूर्ख बनाकर इसने वोट ले लिया है। लगभग यहाँ पर जो स्थिति लगातार बनी हुई दिखाई पड़ रही है, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस वक्त एक ही धारे पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी उगाही का मामला और यहाँ पर भी उगाही का मामला। देखो, जहां कांग्रेस का साथ रहेगा, कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है, कांग्रेस के कार्यकाल में 70 साल में ये कटमनी पश्चिम बंगाल का शब्द बेशक है, लेकिन आप देखिए दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुआ, ये कॉमनवेल्थ जो हुआ उसमें जो घोटाला हुआ, कई सौ कई हजार करोड़ का घोटाला है, वो कटमनी तो है कि पुल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, उसमें कटमनी। तो ये कांग्रेस का कल्चर है और विपक्ष में कांग्रेस के साथ मिलकर ही महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। ये जहां भी जाएंगे इसी तरह का भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से जो कमाई होती है वही इनकी आमदनी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी ये एनसीपी है, शिवसेना को देख लीजिए, और अब जो है ये कांग्रेस तो पुरानी है, जितने नेता इनके मिलेंगे वो थोड़े ही दिन में इसलिए अमीर हो जाते हैं क्योंकि इनको कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना इनके कल्चर में है। तो महाराष्ट्र की जहां तक आपने बात की, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, कोई भी वहां का मुख्यमंत्री या शरद पवार उस घोटाले घपले पे नहीं बोल रहा है जो 100 करोड़ की उगाही का मामला हुआ है। बेशर्मी के साथ वो उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, वरना अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसी को उद्धव ठाकरे उस केस को दे चुके होते। ठीक इसी तरह सीबीआई को बैन महाराष्ट्र में किया गया, ठीक इसी तरह ममता बनर्जी ने बैन किया, हम सीबीआई को परमिशन नहीं देगा। तो भाई पश्चिम बंगाल में सीबीआई को परमिशन नहीं देगा, मतलब आपने कोई घोटाला घपला किया हुआ है। तो ये घपले घोटाले तभी खुलेंगे जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, सीबीआई को परमिशन मिलेगी जांच की, ईडी को परमिशन मिलेगी, उसके बाद आप देखना ये बुआ भतीजा दोनों जेल में जाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार हमारे साथ थे पवन त्यागी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टियां हैं और ये चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, भ्रष्टाचार की पोल आखिरकार खुलकर रहेगी। और अब जिस तरीके से कटमनी सिंडिकेट को लेकर जो अहम खुलासे हुए, इसका साफ तौर पर असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां पर बीजेपी को लगभग 230 से ज्यादा यानी कि 250 के करीब सीटें मिलेंगी और ममता बनर्जी को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।